हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे सार कैसे करें, ठीक है। तो सार लिखना एक कला है। कोई विषय हो ना, कोई भी अनुच्छेद आ जाए या फिर कोई भी गद्यांश आ जाए, तो उसका अंश बहुत बड़ा होता है। उसके मूल भाव को कम से कम शब्दों में लिखना सार कहलाता है। वैसे तो कहा जाता है कि सार को 3 अंक से भाग कर दो, जितने भी शब्द हैं उसमें, तो जितना भी बचेगा 3 से भाग करने पे उतना ही हमारा सार बन जाना चाहिए। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालयों में, व्यापार में, पत्रकारिता में और शिक्षा आदि क्षेत्रों में पड़ती है। इसका उपयोग कैसे किया जाए? सभी इसके चरण कौन-कौन से हैं? मूल भाव कैसे पहचाना जाए? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अनुच्छेद का सार कैसे लिखा जाता है? मूल भाव के आधार पर शीर्षक की पहचान कैसे की जाती है? आइए इस पर विचार करें। तो सबसे पहले विचार करते हैं, सार किसे कहते हैं? किसी विषय को चिंतन की प्रक्रिया से मत कर उसका तत्व निकालना सार कहलाता है। जब लेखक अपनी बात या फिर कथ्य को असरदार और रोचक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति आदि का प्रयोग करता है, किसी कथा प्रसंग से अपनी बात प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है, विद्वानों की उक्तियां और उद्धरण आदि देता है, अलंकार में भाषा का प्रयोग करता है, वह अपने कथ्य को विस्तार प्रदान करता है। इसके लिए विषय में जो बातें महत्व की होती है ना, उसे वह स्वीकार कर लेता है और बाकियों को छोड़ देता है। इस तरह से हमारा जो बच जाता है वो सार कहलाता है। अब कहते हैं कि सार लेखन का उपयोग क्यों जरूरी है। आज व्यक्ति के पास समय से अधिक काम है और उसे अधिक पढ़ना भी पड़ता है। आज व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह बड़ी बड़ी रिपोर्ट पढ़ सके, अनुच्छेद पढ़ सके। वे कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को निपटा लेना चाहता है। ऐसी हालत में सार ही सबसे अधिक उपयोग में आता है। वह सार पढ़कर काम निपटा लेता है। सार पढ़कर ही व्यक्ति रुचि के अनुकूल विषय का चुनाव करता है। सार जो होता है ना बेटा, निचोड़ रूप में कुल मिलाकर पूरी सामग्री का तैयार किया गया वह मसौदा है, जो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री के सभी मुख्य बातों को अपने में समेटे होता है, जिसका आधार पूरी सामग्री को आसानी से समझा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सार जब इतना महत्वपूर्ण है, तो मूल सामग्री की क्या आवश्यकता हो जाती है? उत्तर आता है, मूल सामग्री का महत्व अपने आप में अहम है, क्योंकि मूल सामग्री कथ्य को पूरी तरह जानने और समझने के लिए, भाषा के चमत्कार का आनंद लेने के लिए, रचनात्मक सामग्री पढ़कर आनंद लेने के लिए सामग्री का होना, मूल सामग्री का होना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार मूल सामग्री भी अपनी उपयोगिता रखती है। प्रश्न बनता है, सामग्री में मूल विचारों का क्या महत्व है? हम मूल विषय पढ़कर या सुनकर किसी सामग्री को मस्तिष्क में बैठाते हैं और हमारा मस्तिष्क उस मूल विषय के विस्तार को ग्रहण कर उसे सार रूप में तैयार करता है। मूल भाव को प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक उपाय करते हैं। हम मूल विषय की व्याख्या करते हैं, उसे और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग भी करते हैं। हम भावों को कई बार दोहराते भी हैं, कथाओं में और अलंकारों का भी प्रयोग कर लेते हैं। मशहूर कथनों का इस्तेमाल कर अपनी बात को प्रभावोत्पादक बनाते हैं। अपने विषय को अच्छी तरह समझाने के लिए व्यास शैली भी अपनाई जाती है। ये व्यास शैली जो होती है,
इसमें पहले भाव को विस्तार से लिखा जाता है और अंत में उसको सूत्र रूप में समेट दिया जाता है। जिस तरह आटा होता है ना, पहले परात में पूरा आटा भर लेते हैं और जब पानी से उसको गूंद कर एक डो बनाते हैं तो वो समेट दिया जाता है। इसी तरह व्यास शैली भी होती है। लोग प्रसिद्ध कथाओं का उपयोग करते हैं व चुटकुलों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कर अपनी बात को प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयत्न करते हैं। हम कभी-कभी साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों की उक्तियां भी ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि विषय को स्पष्ट करने के लिए कोई भी लेखक हो, अपने विचारों को अनेक प्रकार से हम तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। मूल विषय छोटा रह जाता है, पर मुख्य विषय समझाते हुए बहुत बड़ा होता चला जाता है। इसीलिए तो सामग्री में मूल विचारों का महत्व अपना अलग ही होता है। सार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर आता है, सार लेखन करते समय हमें मूल सामग्री की जानकारी होनी चाहिए, मूल भाव की पहचान होनी चाहिए, संबंधित भावों की जानकारी भी होनी चाहिए। मूल भाव को स्पष्ट करने की व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की भी पहचान होनी चाहिए। यह पता होना चाहिए कि मूल भाव को समझने के लिए लेखक ने कहाँ कथाओं, अलंकारों, मुख्य कथनों, रचनात्मक और व्यास शैली का प्रयोग किया है। मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले विषय को भी हटा देना चाहिए। ऐसे विषय जो बेकार में मूल विषय को बढ़ा रहे हैं, उनको सार लिखते समय हटा देते हैं। तो मूल भाव लिखने के लिए सबसे पहले विषय को एक दो बार पढ़ लेना चाहिए। तो मूल भाव को क्या पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एक दो बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उसमें क्या कहा गया है। इससे यह भी पता चलता है कि मूल भाव में हमें किस सामग्री का उपयोग करना है। अतः सार लेखन में यह बातें जानना बहुत आवश्यक है। सार संक्षेपण की विधि क्या होती है? संक्षेपण किसी दी हुई सामग्री का संक्षिप्त या छोटा रूप होता है, लेकिन सार संक्षेपण से और भी अधिक होता है। यह सार संक्षेपण, क्योंकि सार और सारांश दोनों शब्द एक ही रूप के दो दो शब्द हैं। मूल अवतरण संक्षेपण से एक तिहाई होता है। इसके लिए शब्द सारे के सारे शब्दों को गिनकर उन्हें 3 से भाग दे दें। जितनी संख्या आए उतने ही शब्दों में अवतरण का केंद्रीय भाव लिखा जाना चाहिए। विषय से शब्दों को दो तरह कम किया जा सकता है। एक तो त्याग विधि और दूसरा परिवर्तन विधि। पहली है त्याग विधि और दूसरी है परिवर्तन विधि। त्याग विधि, इस विधि में उन शब्दों को छोड़ना होता है जो काम के नहीं हैं। जैसे कभी कभी किंकर्त विमूढ़ शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग गद्यांश में या अवतरण में या अनुच्छेद में हो जाता है और सार लिखने की बात कही जाती है। तो ऐसे शब्दों के साथ जो लेखक होता है वो किंग कर्तव्य मोड़ शब्द लिखने के बाद अर्थार्थ लिखकर अर्थ देता है। तो जो अर्थ दे रहा है वो शब्द हमें नहीं लेने होते हैं, क्योंकि वह उसी शब्द का अर्थ बता रहे हैं और सार को बढ़ा रहे हैं। दूसरी विधि आती है परिवर्तन विधि। इस विधि में मूल विषय के चुनिंदा वाक्यों को ज्यों का त्यों नहीं उतारा जाता, अपितु उनमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, उसे अपनी भाषा में लिखा जाता है। अतः अब ध्यानार्थ बातें सामने आती हैं कि सार लिखते समय हमें मूल बिंदुओं अथवा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए और फिर प्रमुख बिंदुओं को अपनी भाषा में समेटते हुए सार लिखना चाहिए। सार लिखने के लिए एक दूसरी विधि भी सामने आ जाती है। हम
विस्तार देने वाले अंशों को हटा दें, निरर्थक शब्दों को छोड़ दें। इससे क्या होगा कि बचा हुआ जो अनुच्छेद होगा वह हमारा सार बनाने में सार्थक प्रतीत होगा। इस सार का उदाहरण आप अपनी व्याकरण की पुस्तकों में देखकर सरल कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पत्रों और टिप्पणियों का सार लिखने में हमें क्या सावधानियों को बरतना चाहिए? पत्रों और टिप्पणियों और रिपोर्ट का सार लिखने के लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पत्र और टिप्पणी को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। 2-3 बार तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ये बात ठीक से समझ में आ जाती है कि पत्र में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा क्या है। और उनका सार लिखने से पहले जब भी हम सार लिख लें तो उस सामग्री को ठीक से एक बार फिर देख लेना चाहिए। प्रश्न आता है कि सार में शीर्षक का चयन कैसे किया जाए? उत्तर है, अनुच्छेद का शीर्षक छांटना एक कला है। शीर्षक सदैव सामग्री पर आधारित होना चाहिए। मतलब जो आप सार लिखें वो सार के ऊपर ही उसका शीर्षक हो और उसके केंद्रीय भाव से भी जुड़ा होना चाहिए। शीर्षक चुनने के लिए अवतरण को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूँ कि शीर्षक चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक जो होता है वो उस गद्यांश में कभी पहले मिल जाता है, पहली वाली पंक्तियों में, तो कभी मध्य की पंक्तियों में, तो कभी अंत की पंक्तियों में हमें शीर्षक नजर आ जाता है और हम एक अंक पूरा प्राप्त कर जाते हैं। शीर्षक सदैव आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए। इसके साथ साथ उपयुक्त भी होना चाहिए कि पूरी सामग्री उसके साथ स्पष्ट हो रही हो। इसके साथ अब आगे चलते हैं कि रिपोर्ट का सार लेखन हम किस तरह से करें और उसका अभिप्राय क्या है। रिपोर्ट का अर्थ होता है किसी घटना, स्थिति, अवसर या विशेष का विवरण। इसमें हर बात विस्तार से लिखी जाती है। यही कारण है उसका सार अलग ढंग से लिखा जाता है। संस्था अपने कार्य का विवरण देने के लिए साप्ताहिक, मासिक या फिर अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इन रिपोर्टों में संस्था के उत्पादन, लागत, आय व्यय आदि से संबंधित आंकड़े आदि छपते हैं। इनमें भावी कार्यक्रम की रूपरेखा भी होती है। संस्था की प्रगति का जायजा लेने के लिए कभी-कभी विशेष समितियों व आयोगों का गठन भी किया जाता है। ये समितियां अथवा आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जिनमें संस्था के कार्यों और उनकी प्रगति का विवरण दिया जाता है। यही कारण है कि उनका सार तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आता है प्रश्न, रिपोर्ट का सार संक्षेपण में हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे सार मूल सामग्री का लगभग 1/3 होना चाहिए, उसी प्रकार रिपोर्ट का सार भी 1/3 ही होना चाहिए। इसके लिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली, कि रिपोर्ट के सार में प्रमुख बातें ठीक लिखी जानी चाहिए। दूसरा, इसमें अनेक विषयों से संबंधित आंकड़े विस्तार से दिए जाने चाहिए। तीसरा, सार में उनका उल्लेख संक्षेप में होना चाहिए। चौथा, बाकी इसमें सार के सभी गुण होने चाहिए जो हम पहले बता चुके हैं। और एक अंतिम गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संक्षिप्तता किसी भी रिपोर्ट का प्राण होती है। इस पर विशेष ध्यान रखना नितांत ही आवश्यक है। सार लेखन का महत्व स्पष्ट कीजिए। मूल विषय को 1/3 शब्दों में लिखना सार कहलाता है। आज व्यक्ति के पास समय नहीं है,
कि बड़े-बड़े विषय पढ़ सके। इसलिए सार लेखन बहुत आवश्यक है। सार पूरी सामग्री के आधार पर तैयार किया गया वह मसौदा है जो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री की मुख्य सभी बातों को अपने अंदर समेटे रहता है, जिसके आधार पर पूरी सामग्री को समझा जाता है। इसलिए इसका महत्व विलक्षण है, अद्वितीय है। प्रश्न: कार्यालय में सार लेखन की आवश्यकता क्यों होती है? कार्यालय में सार लेखन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कार्यालय में अधिकारियों को इतना समय नहीं होता कि सभी आने जाने वाले पत्रों के मूल विषय को पढ़ सकें। इसलिए वे अपने अधीन कर्मचारियों पर निर्भर होते हैं। वे मूल विषय का सार पढ़कर अपनी फाइलें निपटा लेते हैं। वे अपने से पूर्व कार्यों का सार लिखकर अपनी फाइलें जल्द निपटा पाने में सक्षम बन जाते हैं। प्रश्न आता है कि सार संक्षेपण की प्रक्रिया क्या है? उत्तर है, सार लिखने से पहले मूल विषय को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सार लेखक को मूल भावों की पहचान होनी चाहिए। लेखक किसी भाव की अनेक प्रकार से व्याख्या करता है। कभी-कभी उससे अनेक उदाहरणों के द्वारा भी समझाता है, तो कभी उक्त भाषाओं को कथाओं, अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों से स्पष्ट करता है। कभी व्यास शैली से अपनी बात कहता है। सार लेखक को सार लिखते समय उन सब बातों को हटा देना चाहिए जिन्हें मूल लेखक ने मूल भाव को समझाने के लिए प्रयोग भी किया है। एक ही बात के अलग अलग तरह से जब वाक्य प्रयोग करे जाते हैं तो वो सारे बेकार हो जाते हैं और उन्हें सार लिखते समय हटा देना चाहिए। यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि मूल भाव क्या है और उससे संबंधित अन्य भाव क्या हैं, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना। यही सार संक्षेपण प्रक्रिया है। प्रश्न: कार्यालय पत्रों का सार बनाते समय हमें क्या-क्या सावधानियां अपेक्षित होती हैं? उत्तर: कार्यालय पत्रों का सार लिखते समय विशेष सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, पहले पत्र या टिप्पण को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अगर एक बार पढ़ने से विषय समझ में नहीं आ रहा तो फिर पढ़ना चाहिए। तब तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक विषय पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। दूसरा, पत्रों में सरकारी नियमों, आदेशों व पूर्व पत्रों का उल्लेख होता है। उनका हवाला देते समय भी काफी सचेत रहने की आवश्यकता होती है। तीसरा, फाइल के दो भाग होते हैं, पत्राचार भाग और टिप्पणी भाग। टिप्पणी भाग का सार लिखते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और पत्राचार तो पत्रों का व्यवहार में निर्धारित करते हैं, आवागमन में। सार लेखक की जरा सी भी चूक हो जाए तो अधिकारी की सर पर आन पड़ती है। इसलिए विषय को पूरी दिशा और पूरी समझ से पढ़ना चाहिए, अन्यथा सारा का सारा विषय ही बदल जाएगा। प्रश्न: एक अच्छे सार संक्षेप में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर: एक अच्छा सार संक्षेपण वह कहलाता है जो मूल विषय के मूल भाव को आप तक पहुंचाने में सफल हो। इसमें कहीं भी कोई ऐसा शब्द या वाक्य अथवा वाक्यों का समूह नहीं होना चाहिए जो मूल भाव से मेल खाने वाले न हो। सार संक्षेपण तथ्यात्मक, क्रमबद्धतात्मक और गयात्मक होना चाहिए। उसमें भाषा की रवानगी होनी चाहिए। ये ऐसा ना लगे कि बीच में ही सार खत्म हो गया, अभी और भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगला प्रश्न बनता है, रिपोर्ट का सार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
हर संस्था अपने कार्य का विवरण देने के लिए साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, छमाही या सालाना रिपोर्ट छापती है। इनका सार लिखते समय उसे बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहला, इन रिपोर्टों का सभी मुख्य बातों का समावेश होना नितांत आवश्यक है। दूसरा, इन रिपोर्टों में विस्तार से आंकड़े न देकर केवल कुल आंकड़े दिए जाते हैं। तीसरा, रिपोर्ट में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक अच्छे सार संक्षेपण में होते हैं। तो अभी अभी हमने सार कैसे करें समझा। अब हम अगले पाठ बिहारी लाल की ओर बढ़ते हैं। बिहारी लाल। कवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। ग्वालियर के पास हुआ था। इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी बहुत रचनाओं को कोई भी मादा नहीं दिया गया। केवल एक ही बहुत महत्वपूर्ण हुई, जिसका नाम था बिहारी सतसई। कहते तो यही हैं कि इन्होंने केवल एक ही रचना की रचना करी, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। इनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी लाल की मृत्यु 1664 में हो गई। हिंदी कविता में भक्ति काल, जो 1375 से 1700 तक माना जाता है, के बाद रीतिकाल, जो 1700 से लेकर 1900 तक माना जाता है, अपनी विशेषताएं रखता है। लेकिन एक खास विशेषता इस रीतिकाल में भक्ति और नीति काव्य की धारा के अनुसार बहती नजर आ रही है। यहाँ पर इस काल में भक्ति और नीति काव्य की धारा एक साथ बहती नजर आती है। बिहारी लाल ने इस काल के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में अपना नाम प्रसिद्धि के चरम शिखर पर बैठाया। उनकी कविता में श्रृंगार वर्णन, प्रकृति वर्णन, भक्ति और नीति भी हैं। उनकी भाषा अनोखी है। दोहा एक छोटा सा छंद है। इसी दोहे में उन्होंने हिंदी कविता को बिहारी सतसई 713 दोहों की पुस्तक दे दी। उनके दोहों की कवियों और आलोचकों ने बहुत सराहना की। एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, बिहारी सतसई के दोहे उस नाविक के तीर के समान हैं, जो देखने में छोटे लगते हैं पर घाव गंभीर करते हैं। तो अब चलते हैं बिहारी के दोहे की ओर। पहला दोहा। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाय। यहाँ पर टेरत शब्द का अर्थ है आवाज देता हूं या पुकारता हूं। रट का अर्थ है बार बार दोहराना। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। सहाय का अर्थ है सहायता करने वाले। तुमहु का अर्थ है तुमको भी। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। जगवाय, इसमें जग का अर्थ है संसार और वाय का अर्थ है हवा, दुनिया की हवा से लिया जाता है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कविता के महत्वपूर्ण महाकवि बिहारी लाल के द्वारा रचित है। संदर्भ। इसमें कवि भगवान कृष्ण से कह रहा है कि मेरे पुकारने के बाद भी तुम मेरी पुकार नहीं सुन रहे। व्याख्या। हे कृष्ण, मैं कितने लंबे समय से तुम्हें दीनता के साथ पुकार रहा हूं। कब को टेरत दीन रत। हे कृष्ण, मैं कितने समय से तुम्हें दीनता के साथ पुकार रहा हूं, पर तुम ही मेरे दुखों को दूर नहीं कर रहे। होत न श्याम सहाय, पर तुम ही मेरे दुखों को दूर नहीं कर रहे। तुम ही मेरे दुखों को दूर करने में सहायक नहीं हो रहे हो।
तुम ही लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए। हे दुनिया के स्वामी, हे दुनिया के गुरु, मुझे तो लगता है तुम्हें भी इस जमाने की हवा लग गई है, इसीलिए तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे। अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। विशेष में आता है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जगन्नाथ और जगवाए दोनों शब्दों का शुरुआत ज से हो रही है। कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और दोहा छंद है, क्योंकि दोहा लिखा है। दूसरा, दोहे की ओर चलते हैं। मकरा कत गोपाल कैं कुंडल सोहत कान, धस्यो मनो हिय घर समर ड्योड़ी लसत निशान। मकराकर्त का अर्थ है मगर की आकृति वाले, गोपाल का अर्थ है श्री कृष्ण, कुंडल का अर्थ है कानों में पहनने वाला आभूषण, धस्यों का अर्थ है धस गया है या फिर जीत कर कब्जा कर लिया है, मनो का अर्थ है मानो, हिय का अर्थ है हृदय, समर का अर्थ है कामदेव, ड्योड़ी का अर्थ है दहलीज, लसत का अर्थ है दिखाई देना या फिर फहराना, और निशान का अर्थ है झंडा या पताका। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कविता के प्रमुख महाकवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। कविता बिहारी के दोहे। संदर्भ, इसमें कवि ने नए ढंग से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। मकराकत गोपाल के कुंडल सोहत कान, श्री कृष्ण के कानों में मगरमच्छ के आकार या आकृति वाले कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें उनके इस रूप को देखकर ऐसा लगता है, धस्यों मनोहिर हिय घर समर ड्योड़ी लसत निशान। ऐसा लगता है मानो कामदेव, समर का अर्थ है कामदेव, मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश कर उन्हें जीत लिया है। ऐसा लगता है उसने कृष्ण पर अपना कब्जा जमा लिया है। उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक झंडा लहर रहा है। विशेष, यहाँ पर ब्रजभाषा का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और दोहा छंद है। तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आखिन आखी लगी रहें आंखें लागती नाही। अर्थ है, वह का अर्थ है उस, सुधि का अर्थ है याद, जाही का अर्थ है चली जाती है, आखिन का अर्थ है आंखों से, और आखी का अर्थ है आंख। आंखें लागती नाही, आंखें नहीं लगती, अर्थात नींद नहीं आती। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कविता के प्रमुख महाकवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। कविता का नाम बिहारी के दोहे। संदर्भ, इसमें कवि ने नायिका जो अपने प्रिय की याद में सदैव डूबी रहती है, उसके मन की व्यथा व्यक्त करी है। व्याख्या। कवि कहता है कि सखी अपने सखी से कहती है, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए। जब जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है, मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ। अपने प्रिय का स्मरण आते ही मैं सारी अपनी चेताएं, अपनी सारी सुध बुध भुला बैठती हूँ। आखिन आँखी लगी रहे आंखें लागती नहीं, मेरी आंखें सदैव उनकी आंखों में उलझी रहती हैं। मेरा ध्यान हमेशा उनकी आंखों में लगा रहता है, परिणामतः मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। विशेष, आंख लगने में यमक अलंकार है।
जहाँ पर किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और अर्थ अलग देता है, वहाँ यमक हो जाता है। यहाँ पर आँख लगना यमक अलंकार है। साथ ही साथ विरोधाभास अलंकार भी दिखाई दे रहा है और अनुप्रास भी है। विरोधाभास होता है जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो। दोहा कौन सा है? छंद है। और भाषा कौन सी है? ब्रज है। अब हम चलते हैं चौथे दोहे की ओर। कनक कनक ते सौगुनी, ये तो वही आ गया जो मैं यमक अलंकार पे आपको उदाहरण देता हूं। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, वह खाए बौरात है, वह पाए बौराए। कनक का अर्थ है सोना, तो दूसरा भी कनक दे रखा है, उसका अर्थ बन जाता है धतूरा। चाहे पहले का धतूरा ले लो या दूसरे का धतूरा, चाहे पहले को सोना ले लो या दूसरे को सोना ले लो। और मादकता का अर्थ है नशा। बौरात का अर्थ है, बौरात है का अर्थ है बौराता है, मदहोश हो जाता है। और बौराए का अर्थ है बोराना या पागल हो जाना या फिर अभिमानी हो जाना। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कविता के महत्वपूर्ण महाकवि बिहारी दास द्वारा रचित है। कविता बिहारी के दोहे। संदर्भ, इसमें कवि ने ऐसे व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है जो अचानक धन प्राप्त कर लेता है। हेलो 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 हेलो। जी सर एक्चुअली वो म्यूट ऑन कर दिए थे वो भैया। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, उनसे कहो जरा ध्यान रखे क्योंकि क्लास चल रही है, ठीक है। ओके बेटा, हम आगे चलते हैं। मैं संदर्भ बता रहा था। इसमें कवि ने ऐसे व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है जो अचानक धन प्राप्त कर लेता है। व्याख्या, सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, क्योंकि धतूरे के खाने से आदमी बौरा जाता है, जबकि सोने के मिलने से उसकी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि वह पगला जाता है, अभिमानी हो जाता है। यहाँ पर कवि ने इसी बात की व्याख्या करी है। और यहाँ पे यमक अलंकार है और भाषा तो ब्रज है और छंद दोहा है। पांचवा दोहे की ओर बढ़ते हैं। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु होए जात अजो वह जमुना के तीर। सघन का अर्थ है घना, कुंज का अर्थ है बेल वृक्षों से घिरा स्थान, सुखद का अर्थ है सुख देने वाली, शीतल का अर्थ है शीतल या ठंडी, सुरभि का अर्थ है सुगंधी, समीर का अर्थ है वायु, मनु का अर्थ है मन, होए जात का अर्थ है हो जाता है, अजों का अर्थ है आज भी, वही का अर्थ है बही, वाह का अर्थ है उस, और तीर का अर्थ है किनारा। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कविता के महत्वपूर्ण महाकवि बिहारी दास द्वारा रचित है। कविता का नाम बिहारी के दोहे। संदर्भ, इसमें कवि ने गोपियों की विरह दशा का चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि यमुना के तट पर पहुंचकर जब मैं बेल वृक्षों से घिरे सघन कुंजों की छाया के नीचे पहुंचती हूँ, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर। यमुना के तट पर पहुंचकर जब मैं बेल वृक्षों से घिरे सघन कुंजों की छाया के नीचे पहुंचती हूँ, तब मुझे सुगंधित वायु शीतलता प्रदान करती है। शीतल सुरभि सुगम समीर, तब मुझे सुगंधित वायु शीतलता प्रदान करती है। मनु हवै जात अजो वहीं वह जमुना के तीर। श्री कृष्ण के साथ बिताए तमाम सुख मुझे याद आने लगते हैं।
मैं उन सुखों की स्मृति में डूब जाती हूँ। कुछ समय के लिए तो मुझे वहाँ की हवा भी अच्छी लगने लगती है। कहने का मतलब क्या है कि गोपी यमुना तट पर पहुंचकर विरहग्रस्त नहीं रहती। वह कृष्ण के ना रहने पर, उसके पास ना रहने पर उनकी याद में उदास नहीं होती, बल्कि उसे वहां पर कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होने वाली वस्तुएं मिल जाती हैं और इस कारण वह सुख का अनुभव करने लगती है। यहाँ पर मनो है जात अजो वहीं में वक्रोक्ति अलंकार है, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाती है और सुनने वाला उसका भिन्न अर्थ ले लेता है। शीतल सुरभि समीर में हर एक वर्ण सा है तो अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है और भाषा ब्रज है। बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, सोहे करे बहुनु हंसे, दैन कहे नट जाए। बतरस का मतलब होता है बात सुनने या करने का आनंद। लालच लाल लालच करना। लाल कहते हैं श्री कृष्ण को, मुरली कहते हैं बांसुरी, धरी कहते हैं रख दी, लुकाए का अर्थ होता है छिपाकर, सोह करे कसम खाना, बहुनो बोहें हिलाकर, दैन कहे देने के लिए कहती हैं, नटी जाए नट जाती हैं, मुकर जाती हैं, देती नहीं हैं। तो प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कविता के प्रमुख महाकवि बिहारी लाल के द्वारा रचित है। कविता का नाम है बिहारी लाल के दोहे। संदर्भ है कि इसमें कवि ने कृष्ण व गोपी के प्रेम प्रसंग को खूब सुंदर रूप में चित्रित किया है। गोपी कृष्ण से अधिक बात करने की इच्छुक है। व्याख्या। कवि कहता है कि एक गोपी कृष्ण से बात करने का सुख उठा रही है। इसी क्रम में उसने कृष्ण की मुरली छुपाकर कहीं रख दी। कृष्ण उससे मुरली मांग रहे हैं। गोपी बोहें में हंस रही है, बोहें हिला हिलाकर हंस रही है और श्री कृष्ण के मांगने पर भी उनकी मुरली वापस नहीं कर रही। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, सोहे करे, कि वह मुरली छिपाकर कहीं रख देती है और कृष्ण के मांगने पर मुरली नहीं दे रही और कसम खाती है और भौहें हिला हिलाकर हंसती है और मुरली देने से मुकर जाती है। इस तरह से लुकाए शब्द ब्रज भाषा का है और लालच लाल में ल आ रहा है, इस अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा है और भाषा ब्रज है। अगला दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के मौसम के मुताबिक भी है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो, दीरग ना दाग निदाग। यहाँ पे कहलाने का अर्थ है व्याकुल। कहलाने का मतलब ये नहीं है कि कह रहा है, कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर, गर्मी से बेचैन होकर। एकत कहते हैं एक साथ, एक जगह। बसत माने बसते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। अहि मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरण, बाघ मतलब शेर, जगत मतलब संसार, तपोवन मतलब तपस्या और सो मतलब सो या जैसा, कियो मतलब कर दिया, दीर्घ मतलब लंबा या गहरा, दाग मतलब ताप, निदाग मतलब गर्मी। तो भीषण गर्मी से बेहाल यहाँ पर प्रसंग बन रहा है कि प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कविता के महत्वपूर्ण महाकवि बिहारी लाल के द्वारा रचित है। कविता का नाम बिहारी के दोहे। संदर्भ, इसमें कवि ने भीषण गर्मी से व्याकुल जीव जंतुओं का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि भीषण गर्मी से बेहाल एक दूसरे के शत्रु जानवर
एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप, हिरण और बाघ एक साथ निवास कर रहे हैं। कवि कहता है कि भीषण गर्मी ने जंगल को तपोवन के साथ मना दिया है। कवि कहता है कि भीषण गर्मी ने जंगल को तपोवन के समान बना दिया है। जैसे तपोवन में विभिन्न इंसान आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठते और रहते हैं, उसी तरह गर्मी से व्याकुल पशु भी अपनी आपसी देशों को भुलवाकर एक साथ निवास कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ब्रज भाषा है और दोहा छंद है, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी दृष्टिगोचर हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर अभी अभी समाप्त हुआ बिहारी लाल के द्वारा रचित साथ के साथ दोहों का प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। उम्मीद रखता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पाठांतर प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि ने क्यों कहा है कि आम आदमी दुनिया ईश्वर को दुनिया की आम आदमी की हवा लग गई है? कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया के आम आदमी की हवा लग गई है? उत्तर, कवि ईश्वर से बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है कि आकर उसके दुखों को दूर कर दे, पर उसकी प्रार्थना वह अनसुनी कर रहा है। इससे पता चलता है कि तुम्हें भी, हे भगवान, तुम्हें भी आम आदमी की तरह हवा लग गई है। जैसे आम आदमी स्वार्थी हो जाता है और किसी की सहायता नहीं करता, उसी प्रकार तुम भी आम आदमी की तरह खुदगर्ज हो गए हो, मेरी सहायता करने की रुचि नहीं रख रहे। अगला प्रश्न बनता है, कवि ने कान रूपी द्योड़ी की कल्पना क्यों की है? श्री कृष्ण के कान में मगरमच्छ के आकार वाले कुंडल देखकर कवि को लगता है कि मानो कामदेव, रति के देवता जो हैं वो कामदेव हैं, और मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश कर लिया है और उन्हें जीत लिया है। उनके कान रूपी द्वार पर विजय की प्रतीक यह पताका लहरा रही है। इसलिए कवि ने कान रूपी द्योड़ी द्वार की कल्पना की है। मादक प्रश्न बनता है, मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है, कैसे? व्यक्ति शराब, अफीम, गांजा आदि नशीले पदार्थ पीकर झूमता है। उसे यह नशा कुछ समय तक तो रहता है, लेकिन जब व्यक्ति को धन का नशा चढ़ता है तब उसे यह नशा 100 गुना नशा में डाल देता है। इस नशे से वह व्यक्ति जीवन भर झूमता चलता है। यह नशा उस पर उस समय तक हावी रहता है जब तक उसे मिला हुआ धन समाप्त नहीं होता। इसलिए कवि ने कहा है कि सोना धतूरे से ज्यादा नशेवान है। दोनों को पाकर आदमी नशे से युक्त हो जाता है, किंतु सोने को पाकर आदमी अभिमानी, पागल हो जाता है। पांचवें दोहे में वह जमुना के तीर से कवि का आशय क्या है? कवि ने पांचवें दोहे में जमुना के तीर न कहकर वाह जमुना के तीर कहा है। इसका अर्थ है कि जमुना के तीर का वह एक निश्चित स्थान जहां कृष्ण और गोपी मिला करते थे, वहां पहुंचकर गोपी कुछ समय के लिए अपनी विरह व्यथा भूल जाती है और कृष्ण के साथ बिताई पूरे के पूरे समय को स्मरण कर सुखमय हो जाती है। जमुना के तीर से कवि का यही अभिप्राय है। आपकी पुस्तक में दोहों की सप्रसंग व्याख्या फिर से पूछी जा रही है, जिसमें पहला है कनक कनक, दूसरा है मकराकत गोपाल कै, और तीसरा है कहलाने एकत बसत। इसको मैं करवा चुका हूं, क्या दोबारा देखें बेटा? प्रश्न बनता है, हाँ बेटा, दोबारा देखने की आवश्यकता तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके बेटा। तो अगला प्रश्न बन रहा है, कामदेव के कोई 4 नाम बताइए। तो कामदेव के एक तो है मदन, मनमथ, म आदर न, म और थ, मनमथ, रतिनाथ और अनंग।
दोबारा रिपीट कर देता हूं। मदन, मन्मथ, रतिनाथ, अनंग। निम्नलिखित पंक्तियों में विरोधाभास किस प्रकार से सिद्ध होता है? जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाई, आखिन आखी लगी रहे आखिन लागित नहीं। दोहे की दोनों पंक्तियों के पहले चरण और दूसरे चरण की परस्पर बातें एक दूसरे के विरोधी हैं, पर है नहीं। वस्तुतः जहां विरोध न होने पर भी विरोध का एहसास होता है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। क्योंकि गोपी यहाँ पर श्री कृष्ण के वियोग में दुखी तो नहीं है, लेकिन कृष्ण उसके पास नहीं है। यह विरोध नहीं है तो फिर क्या है? और वह उनके वियोग में रो नहीं रही, बल्कि प्रसन्न है, क्योंकि वह वहां पर उन वस्तुओं को देखकर उनका सानिध्य प्राप्त कर रही है। इसलिए जहां पर विरोध नहीं है और विरोध का एहसास होता है, तो वहां पे विरोधाभास अलंकार नजर आता है। इसके बाद हम चलते हैं। कवि बिहारी लाल ने अपने काव्य में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग जो किया है, क्या वह सटीक है? तो उत्तर लिख देंगे हाँ, वह बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इससे बिहारी लाल की काव्य भाषा मुहावरेदार लोकोक्तियों का सही प्रयोग होने से असरदार बन गई है। इसमें एक उदाहरण कोई से अभी ले सकते हैं, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से बिहारी लाल ने अपने काव्य में चार चांद लगवा लिए हैं। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पद्माकर। भक्ति काल जो 1318 से 1643 और रीतिकाल जो 1643 से 1843 तक रहा, के कवियों ने श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का सुंदर व स्वाभाविक चित्रण अनेक वस्तुओं के सौंदर्य को के साथ साथ अनेक वस्तुओं के सौंदर्य के साथ भी किया है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतुओं के चित्र भी इन कवियों ने अपने साथ उकेरे हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी बताने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक ऋतु का अपना अलग महत्व है, किंतु वसंत ऋतु ऋतुओं का ऋतुराज है। इससे प्रकृति में जो हलचल होती है वह अनूठी होती है। इसी में होली का पर्व भी आता है, जिससे तन मन रंग जाता है। तभी तो वसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। रीतिकालीन कवि पद्माकर की कविताओं में वसंत की विभिन्न छवियों का अत्यंत सुंदरता से ओतप्रोत वर्णन हुआ है। वसंत के प्रश्न है एक साधारण सा, कि वसंत के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं? उत्तर लिख सकते हैं कि वसंत के आने पर धरती के प्राणों में उन्माद छा जाता है, मस्ती आ जाती है। उसके स्वागत और अभिनंदन में वृक्षों के पत्ते अपने कोमल कोमल हाथ हिलाकर खुशी से झूम उठते हैं, और मन को मदमस्त कर देने वाली ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चारों तरफ घूमने लगती है। आम के पेड़ों की अमराइयां महक जाती हैं। कोकिल अपने कुहू कुहू से चारों तरफ का माहौल संगीतमय बना देती है। वसंत आने पर प्रकृति में चारों तरफ ताजगी ही ताजगी नजर आती है। इस तरह से यहाँ पर हम पद्माकर द्वारा रचित प्रकृति वर्णन को सही रूप में दर्शा रहे हैं। अब इनके प्रकृति वर्णन के पहला दोहा जो इन्होंने वसंत के रूप में लिखा है उसको करते हैं प्रस्तुत। कवित्त, ये कवित्त है, क्योंकि इसमें 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति 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 का मतलब होता है विराम होता है, और अंत में गुरु भी होता है। प्रस्तुत कवित्त रीतिकालीन कविता के कवि पद्माकर द्वारा रचित है। कविता का नाम है पद्माकर के की कविता। संदर्भ है, इसमें कवि ने वसंत के कारण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का मोहक वर्णन किया है। कवि क्या कह रहा है कि ऋतुओं के राजा, यहाँ पर एक लाइन आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें जो तीसरी सबसे अंतिम लाइन है,
तीसरी, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए। इसको सबसे पहले करेंगे। इसको करेंगे कि व्याख्या में कि वसंत को आए अभी 2 ही दिन हुए हैं। यहाँ से शुरू होगा। इसको सबसे ऊपर ले लेंगे और फिर से शुरुआत कर देंगे और भांति कुंजन के। तो यहाँ पे शुरू करते हैं कि वसंत को अभी आए 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन कुंजों में भौरों अर्थात भंवरों की भीड़ कुछ और ही प्रकार से दिखने लगी है। वह गूंज कर झूम कर अपना उल्लास प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि भौरों का जो समूह है वह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानो वसंत का उत्सव मनाने को एकत्रित हुआ है और एक साथ मिलकर गुंजार रहा है। कवि कहता है यहीं पर, आगे चलते हैं, और और ही इस तरह का दृश्य गली और गलियारों में भी दिखलाई देता है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियार, कि कवि यहाँ पर कह रहा है कि और ही तरह का दृश्य गली और गलियारों में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ गली और गलियारों में वसंत आने पर युवक युवतियां एक दूसरे से प्रेरित होकर काम वासना से पीड़ित अपने प्रसन्न मुद्रा में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। मनमोहक ऋतुराज को आए अभी कुछ ही समय बीता है कि पक्षी प्रसन्नता से चहकने लगे हैं। सारा का सारा वातावरण, अंतिम 2 लाइनें, रस से, रंग से, रीति से, गीत और प्रेम में बदल गया है। तन मन और वन उपवन सभी और बदलाव आ गया है। इस बदलाव को समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। व्याख्या हो चुकी है। अब विशेष आता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है तथा कवि ने कवित्व शैली का प्रयोग किया है। दूसरा है इसमें कि फाग का यहाँ पे पद्माकर ने वर्णन किया है। एक संग, यहाँ पर शब्दों के अर्थ बता देता हूं। ढाई का मतलब दौड़े, दो का मतलब दोनों, त्रिगनी का मतलब आंखों में, जू मतलब जो, मड़े नहीं, नहीं जगह, अपनी जगह नहीं टिकता, तिहारी मतलब तुम्हारी, सोहो मतलब कसम, कांसे मतलब किससे, निकासो मतलब निकालो, को मतलब कोई, जासे मतलब जिससे, एरी मतलब अरी, बीर मतलब सखी, यहाँ पे बलवान नहीं है, सखी है। कड़िगो निकल गया, पै मतलब परंतु, कड़े नहीं निकलता है। तो प्रसंग है कवित्व। रीतिकाल कविता के कवि पद्माकर द्वारा रचित है। कविता पद्माकर की कविता। संदर्भ, इसमें कवि ने फाग अर्थात होली का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। व्याख्या, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी, नंदलाल गुलाल उड़ाते दौड़ते हुए, प्रसन्नता से दौड़ते हुए आए। गुलाल मेरी आंखों में चला गया। गुलाल के साथ ही नंदलाल भी हृदय में बस गया है। गोपी सखी की सौगंध खाकर कहती है कि आंखों से अबीर या गुलाल निकालने के लिए आंखें धो धो कर मैं हार गई हूं, फिर भी मुझे यह गुलाल आंखों से बाहर नहीं निकलता, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही। अबीर के कारण या गुलाल के कारण मेरी आंखें में बहुत पीड़ा हो रही है। ये शांत नहीं हो रही। इसके लिए मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? किससे अपना दर्द कहूं? और कहूंगी भी तो कोई सुनेगा क्या? अरे कोई तो मेरी आंखों में पड़े गुलाल को निकालो, जिससे मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। यहाँ अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सखी जैसे तैसे आंखों से गुलाल तो निकल जाएगा, पर इससे आंखों के कारण हो रहा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। पर मेरे हृदय में यह अहीर का छोरा जो श्री कृष्ण है, जो बस गया है, ये कैसे निकलेगा? गोपी कृष्ण को अपने हृदय से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती। ये व्याख्या थी। तो इसके साथ यहाँ पर विशेष में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और भाषा ब्रज है। तो इसके साथ यहाँ पे पद्माकर समाप्त हुआ। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बेटा, ठीक है?
ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।